Good evening, everyone. Welcome to all of you to the online platform of कर्मा IAS Academy. तो जैसा आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कर्मा अकेडमी के द्वारा कर्मा IAS के द्वारा एक नई पहल जो शुरू की गई है उसमें ये किया गया है कि हम डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को या एमसीक्यू को डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें अभी आपने इस सीरीज में देखा कि अभिनव सर के द्वारा पॉलिटी के कुछ मुद्दों को डिस्कस किया गया, कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए गए, पीवाईक्यू डिस्कस किए गए और उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया। उसके बाद हमने देखा कि हमने हिस्ट्री के, वैदिक पीरियड के, आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया और एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया। तो अब हमने इतने सारे जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनसे बहुत सारे सवाल भी उत्पन्न हुए हैं और कुछ बच्चों ने ये कहा है कि हमें उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लास चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को उन बेहतर ढंग से समझ पाए जिस ढंग से हमको परीक्षाओं के लिए आवश्यकता है। इसी संदर्भ में टीम कर्मा के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम कुछ टॉपिक्स पर जो इतिहास के, राजनीति के, एमपी के या फिर पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक जिनके बारे में स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं और वो एग्ज़ाम के उससे मोटिव से भी, एग्ज़ाम के परसेप्शन में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उस पर हमको बात करनी है। साथ में स्टडी का लेवल ऐसा रखना है जैसे कि जब से 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स आए हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर प्री और मेंस की सोच लगभग एक जैसी हो जाती है। जब कोई फैक्चुअल आंसर प्री में आता है या मेंस में कोई 2 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए आता है तो वहां पर सोच लगभग एक जैसी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत डिस्क्रिप्टिव उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कई मायनों में ये देखा जाता है और ये सही भी है कि जो बिगिनर्स हैं उनकी जो प्री और मेंस की स्टडी है वो एक साथ चलती है, धीरे धीरे कलेक्टिव वे में चलती है। फिर भी हम हर चीज को पढ़ने का, हर चीज को समझने का एक छोटा सा क्राइटेरिया तो होता ही है कि हम उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे। तो पढ़ते पढ़ते एक तो चीजों को याद रखना, चीजों को सीक्वेंस में याद रखना इतिहास में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है जिसके बारे में जितने भी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा और संभवतः नहीं होगा जिसने मगध के बारे में नहीं पढ़ा होगा। हम उसी मगध की एक राजनीतिक परिचर्चा लेके आए हैं जहां से हम प्री के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की भी चर्चा साथ साथ में करेंगे। मोटिव ये है कि हम उस टॉपिक को और बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको या हमारी टीम आपको क्या नया दे सकती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो महत्वपूर्ण है, हम उसमें आपके नॉलेज को कैसे और ऐड ऑन कर सकते हैं इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध, एक राजनीतिक यात्रा। तो मगध की एक राजनीतिक कहानी, एक पॉलिटिकल जर्नी पर हमको बात करनी है, तो हम इसको कहानी के फॉर्मेट में ही चलेंगे। और जैसा कि मैंने एमसीक्यू में कभी कभी मगध के बारे में डिस्कस किया हो तो हम उसकी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं से आवश्यक हो जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मगध में हम लोगों को क्या क्या। पहले मगध का अगर हम भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे तो मगध सब लोग जानते हैं, तो उसको मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की जरूरत है। भारत के मैप पर देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में दिखता है हमको मगध। ठीक, चलिए मगध की राजनीतिक कहानी जब हम पढ़ते हैं तो जनरली कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मगध की कहानी वो शुरू होती है 545 BC से, और रादर आई शुड से जब हर्यक वंश का शासन वहां पर स्थापित होता है तब से ये मगध की पॉलिटिकल जर्नी हमको अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन हम थोड़ा सा चीजों को और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे कि मगध की पॉलिटिकल जर्नी में हर्यक एक पहला वंश नहीं है। मगध के वंश के रूप में हमको सबसे पहले मिलता है तो वो मगध वंश ही मिलता है, और उस मगध वंश का टाइम पीरियड 1900 ईसा पूर्व से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1700 ईसा पूर्व तक है। तो इतना पुराना साक्ष्य हमको, इतने पुराने पौराणिक साक्ष्य हमको मगध के संदर्भ में मिलते हैं। जैसे ये यहां से मैंने देखा है कि मगध वंश के रूप में, और जैसे ही 1700 ईसा पूर्व से मगध में एक दूसरा वंश शासन करता है जिसे कहते हैं
भृगुरथ वंश, ये कहानी मैंने आपको हल्की सी सुनाई है, थोड़ा सा भी बता दूंगा। जो 1700 बीसी से लेकर के 682 बीसी तक है। तो एक तो ये जर्नी हमको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। अब ये जर्नी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस पर हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। मगध की बात करनी है, मगध की राजनीतिक यात्रा की बात करेंगे तो भारत की राजनीतिक यात्रा उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होगी ही होगी। तो उस पर भी हम लोगों को यहां पर कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे भारत में राजनीतिक विचार का उदय, भारत में राजनीतिक विचार का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है, और इसी घटना के बाद से हम इन तथ्यों को समझेंगे कि राजनीतिक विचार का उदय क्या है और किस प्रकार से भारत में राजनीतिक विचारों का समावेश प्रारंभ होता है। चलिए, तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और हम चलते हैं वैदिक काल में। सब लोगों ने देखा होगा कि वैदिक काल तक, ऋग्वैदिक काल से वैदिक काल तक आते आते हमको राजनीतिक संस्थाओं के रूप में जानकारी मिलने लगी। राजनीतिक संस्थाओं की जो जानकारी हमको मिलने लगी उसमें हमको एक व्यवस्था देखने को मिली वैदिक काल में, जो अपने आप में एक राजनीतिक बहुत प्राचीन और प्राथमिक अवस्था थी, जहां पर हमको एक शब्द मिला राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र के अलावा वहां पर एक शब्द मिला जन, जन के अलावा एक शब्द मिला विश्व, और विश्व के अलावा जो एक शब्द मिला वो मिला जिसको कहते थे कुल। तो ये माना गया कि कुल लोगों का समूह था जिसके ऊपर कुलपति होता था, यानी कि कुलप होता था। कुलप किसी भी कुल का प्रधान होता था, और जब विश्व की बात होती तो विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। और जन है, उस जन का जो प्रधान है, और यह जो जन जो एरिया है वो एक्चुअली में राजन कहलाता था, और राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राष्ट्र या राजा कहलाता था। तो हमको कुछ शब्दों का आभास तो होने लगा कि एक ऐसा लोगों का समूह जिसका एक कुलप है, ऐसे ही कुलप से मिलकर विश्व बना, विश्व से मिलकर के जन बना, और जन से मिलकर के राष्ट्र बना। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ये वो राष्ट्र नहीं है जिसे हम वर्तमान में राष्ट्रवाद के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी भावनाएं वही हैं, है ना। मैं यहाँ एक शब्द आपका बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मॉडर्न में भी अपन पढ़ेंगे और हमारे वर्तमान परिदृश्य में हमको क्लियर होना चाहिए। एक होता है राष्ट्र और एक होता है राज्य। इन दोनों का अंतर आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। राष्ट्र का मतलब होता है कोई ऐसा समूह जिसमें हमको कुछ समानताएं दिखाई दें। जैसे समान क्या क्या होगी? भाषा समान होगी, संस्कृति समान होगी, समान भाषा, समान संस्कृति, समान निर्जातीयता, और संस्कृति में सब कुछ आएगा, जैसे खान पान, उत्सव, पर्व एवं अन्य। तो जब एक समूह कुछ ऐसी समानताओं के आधार पर गठित होता है जिनमें भाषा समूह शामिल हो जाए, जिनमें संस्कृति समूह शामिल हो जाए, उत्पत्ति समूह शामिल हो जाए, तो उस समूह को हम लोग राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ही विशेषताओं के लोग एक ही समानता के एकीकृत फॉर्म में रहते हैं। जबकि राज्य के साथ ऐसा नहीं है। राज्य का मतलब होता है एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जहां का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। राज्य का एक भौगोलिक क्षेत्र जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन इसका भौगोलिक क्षेत्र जरूरी होगा। और यहां भाषा की समानता नहीं हो जरूरी नहीं है, समानता इतनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि राज्यों में विविधता भी देखने को मिलती है। विविधता हमको सबसे पहले यहां पर देखने को मिलती है। तो राज्य वे हैं जहां एक से ज्यादा संस्कृतियां एक साथ किसी एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन शासित होती हैं और वहां पर कार्य करती हैं, तो वो हमारे राज्य हो गए।
लेकिन राष्ट्र समानता का प्रतीक है, एकीकरण का प्रतीक है। क्योंकि अब हम एकीकृत रूप में वर्तमान में किसी को भी राष्ट्र नहीं मान सकते हैं। प्रेजेंटली राष्ट्र कोई भी नहीं है इस अवधारणा के अनुसार। तो वर्तमान में राज्यों का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट राज्य है, और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो हम की भावना वाला कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजिकल और इमोशनल कॉन्सेप्ट है, उसको हम राष्ट्र कह देते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि इनका जो उद्भव है वो किस किस क्रम में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहां पर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में हमको क्या देखने के लिए मिला? जैसे हमको राष्ट्र देखने के लिए मिला, जन देखने के लिए मिला, विश्व देखने के लिए मिला। तो राष्ट्र भी मिला, जन मिला, विश्व मिला और कुल देखने के लिए मिला। और आपने देखा भी है कि जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार किया गया है ना? 275 बार इस शब्द का प्रयोग हमको मिलता है ऋग्वेद में, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। ठीक है, जनपद का उल्लेख हमको नहीं मिलता है एक बार भी। ठीक, अब इस व्यवस्था के बाद क्या होगा? एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था के लिए प्लेटफॉर्म बनाती है। इस व्यवस्था के बाद जब जनपद काल आया तो जैसे यहां पर क्या बनने लगे? राष्ट्र बनने लगे। और उस समय राष्ट्र का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो समान भाषा, संस्कृति, विशेषताओं की एकता के आधार पर गठित हो, उसे हम लोग राष्ट्र कह देंगे। तो ऐसे ही जनों का, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट तो वो था, फीलिंग वाला कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे ही जनों का विकास हुआ और उन्हें हम लोगों ने नाम दे दिया जनपद काल। जनपद कालीन व्यवस्थाओं का जो जन्म होता है वो उसी दौरान होता है। तो जो जनपद कालीन व्यवस्थाओं का जन्म होगा उसमें हुआ क्या? तो हमने ये देखा कि उत्तर भारत के क्षेत्र में इसी व्यवस्था को देखते हुए एक व्यक्ति और उसने अपने कुछ राजनीतिक संस्थाओं को बना लिया और उसकी राजनीतिक संस्थाओं के साथ एक जन तैयार हो गया, यानी कि जनपद तैयार हो गया। और वे राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? वैदिक काल में आपने पढ़ी होंगी, सभा पढ़ी होगी, समिति पढ़ी होगी, विदत पढ़ी होगी। तो इसमें आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक राजा जो कबीले का सरदार है, प्रमुख है। दूसरा कि वहां पर एक सभा होगी, एक समिति होगी और एक विदत होगी। इनको मिलाकर के एक राष्ट्र यानी एक जनपद बन गया। इस व्यवस्था के कारण से यहां 100 से भी अधिक जनपदों का विकास हुआ। तो सारे जनपद को आप कैसे देख सकते हैं? जितने भी जनपद थे उन जनपदों की एक विशेषता थी कि हर जनपद अपने आप में एक ही संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक जनपद एक ही संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था, एक ही एथनिसिटी का प्रतिनिधित्व करता था। उसके अंदर जेनोसेंट्रिज्म जैसी अवस्थाएं थी, यानी वो अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानता था। इस कारण से वे सब अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने कबीले के रूप में यहां पर रह सकते हैं। अगर मैं ये भी कह दूं कि 100 से अधिक कबीले बन गए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर 100 से ज्यादा कबीले बन गए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये कबीलों का यहां पर उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जो जनपद था एक, उस जनपद का नाम था मगध। मगध, तो जो मगध जनपद था, अब ये जो मगध जनपद है ये इतना ज्यादा विकसित क्यों हुआ? ये परीक्षा का प्रश्न है। इससे पहले परीक्षा के प्रश्न नहीं है, ये तो केवल प्री में पूछे जाने वाले प्रश्न है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, मैं यहां लिख देता हूं, मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखने वाले हैं? अगर कोई कहता है कि यहां पर बहुत ज्यादा संपन्नता थी, ये बात हम आंशिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं कि संपन्नता तो काशी के क्षेत्र में भी बहुत थी। वो भी तो गंगा यमुना के क्षेत्र में आता है। काशी में बहुत ज्यादा थी और कुरु में बहुत ज्यादा थी, गंधार के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा थी। वे इतना विकसित क्यों नहीं हो पाए, है ना? तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि यहां पर जो उत्पादकता थी संसाधनों की, जो सभी जगह थी,
लेकिन चूंकि हम मगध को समझा रहे हैं तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो एक तो ये लिखना है प्राकृतिक रूप से ये सक्षम था क्योंकि गंगा यमुना के मैदान में था, तो उत्पादन तो भर भर के था, लेकिन केवल यही कारण नहीं है, ये तो सभी जगह भी था। ठीक, एक था उसका भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप, और भौगोलिक स्वरूप मतलब सुरक्षित था उसका। कैसे था कि इसके अगर हम और पूरब में जाएंगे तो वहां तो समुद्र मिल जाएगा, और अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहां हिमालय मिल जाएगा, और अगर वेस्ट में जाएंगे तो बहुत दूर तक बहुत दूर तक बहुत दूर तक भी जाएंगे तब भी हमको वहां पर आसपास कोई भी शत्रु नहीं मिलेगा। इसका कारण से यह था कि वहां भौगोलिक रूप से समरसता थी, भौगोलिक रूप से सामरिक एक दृष्टि थी, वो वहां पर देखने को मिलती है। किसी भी साम्राज्य के ताकतवर होने में वैचारिकी का बड़ा रोल होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो विचारकों का एक जो समूह पैदा होता है, मैं अभी उसको स्पष्ट कर देता हूं कि यहाँ की जो वैचारिकी थी और इसका जो क्या कहेंगे उसको, वैचारिकी और का कौन सा स्वरूप, महत्वाकांक्षी स्वरूप, वैचारिकी का महत्वाकांक्षी स्वरूप यहां पर पाया जाता था। उसके पीछे कह सकते हैं कि यह स्थान विचारकों से भरा पड़ा था, बड़ी संख्या में विचारक यहां पर पाए जाते थे, विचारकों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहां पर देखने को मिलता था उस समय पर। तो जितने भी थिंकर्स वहां पे जो थे, उनमें अगर आपको सिद्ध करना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि एक तो थे कुंतक, ये किसके समय थे, जरासंध के समय पर, और इन्हीं की सहायता से जरासंध ने लगभग 10 राज्यों को जीता। इसके बाद जब हम महापद्म नंद के समय पर पहुंचते हैं तो महापद्म नंद का जो था उस समय हमको मिला राक्षस, उसकी सहायता से उसने 9 से 10 राज्यों को, 10 क्षेत्रों को जीता, यह भी यहां हमको देखने को मिला। और इसके बाद एक व्यक्ति जिसने भारत के राजनीतिक जीवन को में अपने आप को एक संस्था के रूप में स्थापित कर लिया, वो थे चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ठीक है, 2 के समय अपनी सेवाएं दी। अशोक के सत्तासीन होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 283 बीसी में उनकी डेथ हो गई और 375 बीसी में उनका जन्म हुआ। तो आचार्य चाणक्य एक संस्था के रूप में पहचाने जाते हैं। तो निश्चित ही इतने अच्छे योग्य सलाहकार और विचारक कभी भी बाकी किसी साम्राज्य को नहीं मिले। एक और जरूरी चीज जो मगध को सबसे आगे करती है, और वो चीज है कि मगध में खनिजों की संपन्नता। आप जानते हैं कि युद्ध उस समय गोला बारूद से नहीं, तलवारों से लड़े जाते थे, धनुष से लड़े जाते थे, और धनुष और तलवार बनाने के लिए आपको लोहे की संख्या ज्यादा चाहिए, लोहे की मात्रा ज्यादा चाहिए। और आप जानते हैं कि आज छोटा नागपुर झारखंड का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पठार में है, बिहार का क्षेत्र है, ये लोहे के लिए कितना प्रसिद्ध है। तो ये क्षेत्र उस समय से लोहे के लिए प्रसिद्ध है जब लोहे की अधिकता कहीं ना कहीं युद्ध की सामग्रियों को बड़ी संख्या में निर्मित करने के लिए उत्तरदायी होती थी। तो बड़ी संख्या में युद्ध की सामग्रियां जो हैं वो वहां पर बनती थी। इस कारण से अगर कोई एक बार कोई स्थायी सेना रख ले, एक बार संसाधनों को जुटा ले, फिर उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फिर वह किसी को और अधिक किसी व्यक्ति को जीत करके संसाधन जुटाने देगा ही नहीं। इतने सारे कारण थे मगध के उत्कर्ष के लिए। इनमें से संसाधन, कृषि की अधिकता, जल की अधिकता, ये तो सभी जगहों पर मिल जाएगी। कृषि तो सभी जगहों पर लगभग थी, लेकिन इतनी सारी चीजें बाकी जगह, जैसे खनिजों की संपन्नता, वैचारिकी, ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण, और भौगोलिक, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने मगध को राज्य से साम्राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। मार्क दिस लाइन कि मगध टर्न इनटू ए एम्पायर फ्रॉम अ सिंपल स्टेट। एक सामान्य राज्य से मगध साम्राज्य की ओर चला गया, ठीक है। और साम्राज्य वो है जिसकी बहुत दूर तक सीमाएं फैली रहती हैं। साम्राज्य उसे कहते हैं जिसकी सीमाएं बहुत दूर तक फैली रहती हैं, जिसमें बहुत सारे राजा भी शासन करते हैं। साम्राज्य में एक से अधिक राजा रहते हैं और उन राजाओं का राजा सम्राट, ठीक। ये हम वैचारिकी में देखेंगे अभी।
तो इस तरह से यहां पर ये वैचारिकी उत्पन्न होती है। तो मगध अभी जनपद के रूप में था। फिर जब ये जनपद की व्यवस्था थी, इनमें से मगध ने इन सारे कारणों से क्या किया, अपना उत्कर्ष करना शुरू किया। अब मैं मगध को थोड़ा सा इस कलर में डिनोट कर रहा हूं। धीरे धीरे मगध का अब विस्तार यहां से बढ़ना शुरू होगा। कैसे शुरू होगा कि जब जैसे ही सारे के सारे जनपदों ने अपने आप को अलग अलग करना शुरू कर लिया। यहां के 4 जनपदों ने मिलकर के एक महाजनपद बना लिया। यहां भी एक महाजनपद बन गया। यहां हमको एक और महाजनपद दिखा और यहां भी हमको एक महाजनपद दिखा। तो जो जनपद कालीन व्यवस्था थी, जहां 100 से भी ज्यादा जनपद होते थे, अब 10, 20 या 4, 6 जितने भी जनपद थे, उन्होंने राजनीतिक आक्रमण करके जनपद और संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से जनपदों को, आप एक जनपद ने अपने आसपास के जनपदों पर अधिकार करना शुरू कर लिया। और जिससे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमको मिले, तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमको यहां से मिलने लगे, उसको हमने नाम दिया कि ये है महाजनपद। चूंकि वे जनपदों से बड़े थे तो उनको कहा गया महाजनपद। तो यहां पर हमको महाजनपद मिले और इन महाजनपदों की संख्या हमको कितनी मिलती है, 16। तो 16 महाजनपद हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। साथ में मैं थोड़ा सा मगध के बारे में बता दूं कि जब हम वैदिक पीरियड में थे तो उस समय मगध में मगध वंश का ही शासन था। ठीक है। और जो मगध राज थे, उसके मगध राज के बाद उनका भांजा सुधन्मा शासक बना, जो कुरु का पुत्र था, है ना। सुधन्मा जो कुरु का पुत्र था, वो यहाँ पे शासक बना और इस तरह से ये वंश चलता रहा। मैं इसको थोड़ा सा वंश व्यवस्था को समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अभी मैं गणतंत्रों पे नहीं, मगध व्यवस्था को समझा देता हूं। देखिए, ऐसे समझते हैं 1900 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक यहां पर मगध वंश का शासन है। और मगध वंश का शासन है, ये हम किसी क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मगध वंश माघी समुदाय से होकर के निकला। ठीक है। तो जब 1700 में यहां पर जो शासक शासन कर रहे थे, उनमें एक आखिरी शासक हुआ जिसका नाम था वसु। ठीक है। इस वसु का पुत्र था जिसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है। वसु जब तक था तब तक यह एक राष्ट्र और जन के रूप में व्याप्त रहा। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये वसु के समय जनपद भी रहा, क्योंकि मगध के समय तो वो जन के रूप में रहा और यहां तक आते आते वो एक जनपद, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में आ गया। लेकिन जैसे ही वसु ने यहां पर शासन शुरू किया, तब तक वहां महाजनपद बन चुका था और उसने बड़ी संख्या में वहां पर बृहद्रथ वंश की स्थापना हुई। और इस स्थापना में का समय है 1700 बीसी से लेके 682 बीसी। ये ईसा पूर्व का ही समय है। तो बृहद्रथ तो केवल संस्थापक था, उसने अपने पिता वसु के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य को बनाया जिसे महाजनपद कहा गया। लेकिन जैसे ही बृहद्रथ का पुत्र आया जिसका नाम था जरासंध, तो जरासंध ने क्या किया, तत्कालीन समय में कुछ ऐसी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया जरासंध ने। और जरासंध ने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए क्या किया है, उसने काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। काशी के अलावा उसने कलिंग को मिला लिया। ठीक। कौशल को भी उसने मिला लिया अपने साम्राज्य में। कौशल के अलावा चेदी के अलावा मालवा के क्षेत्र को, अंग के क्षेत्र को, वंग के क्षेत्र को और उसके अलावा गंधार को और कश्मीर को। आप देख रहे हैं मगध का पहला साम्राज्य विस्तार कितना जबरदस्त हुआ है। तो मगध का पहला साम्राज्य विस्तार जरासंध के समय पर हुआ, महाजनपद के दौरान। और फिर जरासंध ने जो साम्राज्य विस्तार किया है,
तो उसने मगध को एक इतना विशाल राजनीतिक रूप दे दिया। ये पहली बार हुआ कि मगध एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। तो जो मगध की है वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में हमको यहां पर पहचान मिली, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय यहीं से देखने को मिलता है। तो मगध के राज्य से साम्राज्य बनने की कहानी लगभग लगभग शुरू हो चुकी है। फिर जरासंध के बारे में ये मिलता है कि जरासंध को कृष्ण की सहायता से भीम के द्वारा मारा गया। ठीक है। फिर जरासंध के बाद इस वंश में एक शासक हुआ जिसको कहते हैं सहदेव या सुहेलदेव। सहदेव, तो सहदेव इतने ही क्षेत्र पर शासन करता रहा और अंतिम शासक हुआ रिपुजन्य। ठीक है। रिपुजन्य को 682 बीसी में उसके सेनापति पुलक ने मार दिया। पुलिक ने, है ना, पुलिक ने मार दिया और पुलिक ने अपने पुत्र प्रघोत के नाम पर प्रघोत वंश की स्थापना की। ठीक है। ये किसका पुत्र था? पुलिक का पुत्र है ये, उसकी इसने स्थापना की। अब इसके बाद ये वंश चलता रहा, प्रघोत वंश, और अंत तक आते आते यहां पर जो शासक हुआ वो शासक 545 बीसी तक शासन करता रहा और उस शासक को कहते थे हम सोमांतिक। सोमांतिक। तो सोमांतिक का जो मंत्री है उसका नाम है हर्यक या हरायक। हर्यक या फिर हरायक। तो जो हरायक उसका सेनापति है, प्रधान सेनापति, वो जानता था कि जो सोमांतिक है वो है राज्य चलाने में समर्थ नहीं है, इसलिए हर्यक ने इसे अपदस्थ करने की कोशिश की। उस कारण से इसने कई बार सेनाओं पर आक्रमण किए। अंततः यह घायल हो गया और इसके सपने को पूरा करने का काम किया इसके पुत्र ने, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक। इसके पुत्र का नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने यहां पर शासन शुरू किया और बिंबिसार ने अपने पिता के नाम पर एक नए वंश की नींव रखी और वो नया वंश क्या है? हर्यक वंश, जो मैंने सबसे पहले बताया। यहां से अक्सर हम मगध को पढ़ते हैं। तो हर्यक वंश में सबसे पहले कौन मिला? बिंबिसार 545 to 412 बीसी। यहां उसने शासन किया और बिंबिसार को आप देखेंगे तो बिंबिसार ने भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन उसने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया, है ना। तो वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य विस्तार। लेकिन अभी तक जरासंध जैसा साम्राज्य विस्तार किसी ने नहीं किया है। और इस साम्राज्य विस्तार में उसने क्या किया? कुछ कार्य किए। जैसे पहला, उसने कौशल देवी से विवाह किया। कौशल देवी से, और कौशल देवी कौन है? फिर दूसरा विवाह उसने किया चेलना से। चेलना से, ठीक है। तीसरा विवाह उसने किया शेमा से। 3 उसने विवाह किए। हालांकि कुछ ग्रंथों में उसकी 400 से 500 रानियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह सही नहीं है, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हम ये देखेंगे कि जैसे कौशल देवी है, तो जो कौशल देवी कहां से है? काशी से है। काशी से कौन है? प्रसेनजीत, जो वहां का शासक है, उनकी सिस्टर है, उसकी बहन है। यहां से उसको काशी तक का क्षेत्र मिल गया, यानी काशी का रेवेन्यू उसको मिलने लगा। ठीक है। काशी तक उसका प्रभाव बढ़ गया, तो इसने भी साम्राज्य विस्तार किया। चेलना कौन है? तो इसका जो क्षेत्र था चेलना, वो हमको कहां मिलेगा? उसको हम देखेंगे तो एक राज्य था वैशाली, है ना। तो जो वैशाली थे, और वैशाली में कौन रहते थे? लिच्छवी
और लिच्छवियों में कौन? चेटक की बहन। चेटक की दो बहन का उल्लेख मैंने किया है, एक चेलना और दूसरी कौन सी है? त्रिशला। त्रिशला कौन है? महावीर स्वामी की माता है, ठीक है। और ये कौन है? बिंबिसार की वाइफ है। क्षेमा कौन है? क्षेमा जो कुरु है, मद्र, वहां की राजकुमारी है, जो आज का दिल्ली है। तो आप देख रहे हैं इसका साम्राज्य विस्तार, मगध का ये दूसरा साम्राज्य विस्तार है। मगध का पहला साम्राज्य विस्तार जरासंध के समय पर, लेकिन वो साम्राज्य विस्तार ज्यादातर लोग ऐतिहासिक न मार करके पौराणिक मान लेते हैं। दूसरा साम्राज्य विस्तार मगध का कहां से हो रहा है? जो बिंबिसार ने किया है वैवाहिक संबंधों को आधार बना करके, ठीक है। तो वैवाहिक संबंधों को आधार बना करके एक तो ये साम्राज्य यहां पर किया है, ठीक। अब हम आते हैं बिंबिसार के बाद उसका बेटा। तो बिंबिसार के बाद दूसरा उसका बेटा होता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है वो 493 to 461 तक उसने शासन किया बीसी में, ठीक। अजातशत्रु का जो शासन काल है टोटल वो 412 तक नहीं है, 493 है। ये तो पूरे राजवंश का शासन है ना, यहां तक है उसका 493 तक। अजातशत्रु के समय पर बहुत सारी घटनाएं घटी, हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय तो बौद्ध धर्म भी अपने उत्कर्ष पर था और अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो एक तो ये यहां से हमको देखने को मिलेगा, है ना, कि ये हमें समझना है कि अजातशत्रु के समय बहुत सारी घटनाएं घटी। चूंकि मैं राजनीतिक स्टोरी बता रहा हूं तो इसलिए मैं इसको सुपरफिशियल वे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि वो कितना कितना हमको समझना है उसको, है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं, और अजातशत्रु के बाद यहां इसका पुत्र मिलता है उदयन। उदयन के बारे में पढ़ा होगा, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और राजधानी को भी बदला, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और उदयन के बाद फिर इसका पुत्र बना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शासन किया, फिर मुंड ने शासन किया, फिर छपक ने शासन किया कुछ महीनों के लिए, और अंत में शासक होता नागदशक। नागदशक ने शासन किया और नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग ने मार दिया। शिशुनाग ने मार दिया, ठीक है। तो एक तो शिशुनाग ने यहां पर इसको मार दिया, तो शिशुनाग वंश की स्थापना होती है 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इनकी स्थापना होती है, जिसे हम लोग कहेंगे शिशुनाग वंश, ठीक है। तो शिशुनाग वंश मगध में आ गया। अब मगध ने क्या क्या नहीं देखा है, तो मगध में हम शिशुनाग वंश को देखेंगे, ठीक। शिशुनाग वंश जब मगध में आता है, यहां से थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश में हम देखेंगे टाइम पीरियड है 412 से लेकर के 344 बीसी तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक मिलेंगे हमको कालाशोक, ठीक है। और कालाशोक के बाद अंतिम शासक हमको मिलते हैं नंदी वर्धन। ये अंतिम शासक थे, और ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी लास्ट टाइम कि नंदी वर्धन के साथ क्या हुआ कि नंदी वर्धन का जो राजा था नंदिन, उसका पुत्र था, उसको तो राजा नहीं बनाया, इसका ही एक सेनापति हुआ करता था, सेवक, जिसका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन, और उस उग्रसेन ने 344 बीसी में मगध पर अधिकार करके अपनी उपाधि महापदम नंद धारण की। तो उग्रसेन बना यहां पर नंद वंश का संस्थापक। लेकिन महापदम नंद ने क्या किया मगध में, ये मैं आपको बता देता हूं, जो आपको समझना चाहिए। नंद वंश, और नंद वंश का टाइम है 344 बीसी से 322 बीसी तक, ठीक है। इस नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था उग्रसेन, और उसकी उपाधि क्या थी? महापदम नंद, ठीक है।
और जब महापद्म नंद इसकी उपाधि थी तो उसने यहाँ पर मगध में एक बहुत अच्छा काम किया कि मगध के साम्राज्य का विस्तार किया है। तो मगध के साम्राज्य का दूसरा विस्तार किसने किया है? जिसने वैवाहिक संबंधों को आधार नहीं बनाया बल्कि उसने आक्रमणों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया है। तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो समझते हैं। पहले हमने देखा था जरासंध का, अब इसका देखेंगे। इसने सबसे पहले इक्ष्वाकु राज्य पर अधिकार किया जो अयोध्या में, वर्तमान का अयोध्या है, उस पर अधिकार किया। इसके बाद इसने पांचाल राज्य पर अधिकार किया, और पंचाल राज्य आज का क्या है? आज का रोहेलखंड है, उसको हम पंचाल राज्य कह सकते हैं। इसके अलावा उसने कैकय राज्य पर आक्रमण किया और उसको भी मिलाया। कैकय के साथ है राज्य का अधिकार किया जिसकी राजधानी महिष्मती होती थी, और कैकय काशी का क्षेत्र था। ये महिष्मती बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है, वो काल्पनिक है, ठीक है। ये उज्जैन के दक्षिण में स्थित है। और हाँ, जिन लोगों ने बहुत फेमस मूवी रही है बाहुबली, उसमें 2 प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। बाहुबली ये परीक्षाओं के लिए नहीं बनते हैं, ये आप लोगों के लिए बनते हैं जो लोग सिनेमा को देखते हैं। उसमें 2 प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। पहला तो उसमें एक पात्र था कटप्पा, ठीक, तो इसका पूरा नाम, कटप्पा का पूरा नाम, ये 2 नंबर का प्रश्न। और एक महिष्मती साम्राज्य की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी? अगर आप मूवी को ध्यान से देखते हैं तो इसका उत्तर दे पाएंगे। ये 2 प्रश्न हैं, ठीक है। एक तो उसका एक पात्र है, सेनापति है कटप्पा, उसका पूरा नाम, और एक महिष्मती साम्राज्य की सीमाएं कहां तक फैली हुई हैं। ये इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं। साथ में थोड़ा ये पता लगेगा कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर को मतलब कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझते हैं। ये प्रश्न आपको मिल गए हैं। अब हम चलते हैं इसके और साम्राज्य विस्तार में इसने क्या किया। इसके और साम्राज्य विस्तार में हमको देखने के लिए मिला है जीत लिया, कैकय जीत लिया, पंचाल जीत लिया, इक्ष्वाकु जीत लिया। इसके अलावा इसने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उसमें एक था वीतिहोत्र, और वीतिहोत्र को हम कह सकते हैं कि ये अवंती एवं गोदावरी, नहीं नर्मदा, अवंती एवं नर्मदा नदी के मध्य का क्षेत्र था, ठीक है। उसके मध्य का क्षेत्र, उसको कहते थे वीतिहोत्र। तो उसने इक्ष्वाकु को भी जीत लिया, इसको भी जीत लिया, कैकय को जीत लिया, है को जीत लिया। इसके अलावा इसने कलिंग को भी जीता। कलिंग में तो इसने नहर भी बनवाई थी, तो कलिंग तो बहुत प्रसिद्ध था उस समय क्योंकि वो पूर्वी तट था, वहां पर उसने इस पर आक्रमण किया और उसको जीता कलिंग को। तो ये था इसका साम्राज्य महापद्म नंद का। और महापद्म नंद की जो नीति थी, उसने उस नीति के तहत ये देखा था किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए योग्य लोगों की आवश्यकता होती है। तो उसने जिस राजा को पराजित करके साम्राज्य जीता था, नंदीवर्धन को, उस नंदीवर्धन का पुत्र जिसका नाम था सूर्यगुप्त, है ना, सूर्यगुप्त नंदीवर्धन का पुत्र। इसको नंदीवर्धन के पास चलते हैं। ये था नंदीवर्धन, और इस नंदीवर्धन का पुत्र है सूर्यगुप्त। सूर्यगुप्त, तो सूर्यगुप्त इसका पुत्र है। तो एक्चुअल में ये उत्तराधिकारी हुआ ना मगध का, लेकिन इसको राजा ना बना करके महापद्म नंद ने खुद राजा बन गया, और इसको उसने अपने दरबार में एक सामान्य सा पद दिया। इसको उसने अपने दरबार में एक सामान्य सा पद दिया, लेकिन अच्छा काम यह किया कि महापद्म नंद ने ब्राह्मणों को अपने दरबार में उचित स्थान दिया। महापद्म नंद ने, तो जो मगध था, मगध का जो प्रशासन है वो मूलतः ब्राह्मणों के आदर्शों से चलता था या उनकी सलाह से चलता था। उसमें एक थे जिनका नाम था शक्तार, ये महामंत्री थे। एक थे कात्यायन, ये मंत्री थे। और एक था राक्षस, एक था गिरिका, और एक थे वहां के शिक्षक जिनका नाम था चणक, है ना, एक थे चणक।
आगे चल के इन्हीं का बेटा है जो बना चाणक्य, जिसका नाम होता था विष्णुगुप्त। वो आगे चल के चाणक्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो एक तो ये चीज हमको पता करनी है। दूसरा कि सूर्यगुप्त का क्या हुआ, तो जब तक महापद्म रहा, तब महापद्म नंद रहा, तब तक तो सूर्यगुप्त वहीं रहे। लेकिन जैसे ही महापद्म नंद का आखिरी, नवनंद मैंने बताए थे, नवनंद का आखिरी जो था धनानंद, नवनंद याद होंगे आपको, मैंने लेक्चर में सारे नवनंद बताए हैं। तो जो नवनंद परंपरा में आखिरी था उसका, जिसका नाम था धनानंद, वो इतना बिगड़ा हुआ था, और चूंकि वो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बना पिता के बाद, उस साम्राज्य में पैसे की अथाह थी, उसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं थी। बहुत कहते हैं ना उसको, वैभव में पैदा हुआ है वो। उसने कभी इनको इतना महत्व नहीं दिया जितना महापद्म नंद ने महत्व दिया। तो ये थी सबसे बड़ी, जीवन की सबसे बड़ी गलती जो धनानंद ने की। धनानंद ने अगर अपने पिता महापद्म नंद की भांति ब्राह्मणों को वही सम्मान और महत्व दिया होता, तो मगध का साम्राज्य नंदों के पास रहा होता, क्योंकि वो ब्राह्मणों की वाकपटुता और उनकी सलाह के अनुसार चलता था। और जब आप जिसकी सलाह से साम्राज्य चलता है उसे ही आप ध्यान नहीं देंगे, तो फिर उसका खामियाजाना आपको भुगतना पड़ेगा। और धनानंद ने अपने साम्राज्य को खोकर के ये खामियाजाना भुगता है। एक अच्छे सलाहकार ही राजा को हमेशा शीर्ष पर पहुंचाते हैं, और वो सारा सलाह का जो साम्राज्य था वो महापद्म धनानंद के समय पर उसने खो दिया। और इससे भी बड़ी गलती उसने ये की कि उसने सूर्यगुप्त को मगध में रहने नहीं दिया। तो सूर्यगुप्त कहां गए, अब ये देखते हैं सूर्यगुप्त कहां गए। देखिए उस समय क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने कहा कि जो जनपद थे, उन जनपदों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था किसके रूप में, महाजनपद के रूप में। जो जनपद थे वो धीरे धीरे क्या बन गए, महाजनपद, महाजनपद के रूप में स्थापित हो गए, जिनकी संख्या थी 16। और जनपद कितने थे, वो लगभग 100 से भी अधिक रहे होंगे, उनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। बहुत सारे जनपद थे, संख्या 100 से ज्यादा थी। इसका एक दूसरा वर्जन देखने को मिला कि कुछ ऐसे थे जो महाजनपद नहीं बने, वे स्वतंत्र गणराज्य के रूप में ही बने रहे। वे स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हो गए, वे महाजनपद का हिस्सा नहीं बने। ठीक है, तो ऐसे स्वतंत्र गणराज्य थे, उनमें कौन कौन थे इसको हम देखते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख था जहां पर लोग रहते थे लिच्छवी लोग। तो जो लिच्छवी लोग रहते थे उनकी राजधानी होती थी वैशाली। तो वैशाली एक गणराज्य के रूप में विकसित हुआ, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में विकसित हुआ, पहला। दूसरा हमको देखने के लिए वहां पर एक लोग जिनको कहते थे शाक्य। गौतम बुद्ध इसी कुल में पैदा हुए थे, शाक्य। तो शाक्य लोग कहां रहते थे, उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। तो वे कपिलवस्तु में रहा करते थे। और तीसरे थे वहां पर जिनको कहते थे कोलीय, कोलीय लोग, और ये रहते थे रामग्राम में। तो रामग्राम किसका होता था, कोलीय लोगों का। और चौथा था वहां पर जिसको कहते थे मौर्य लोग। मौर्य लोग, इनकी राजधानी थी पीपलीवन। ठीक है, धीरे धीरे कहानी एकदम से क्लियर होगी, तभी तो इतिहास याद रख पाएंगे, वरना इतिहास याद रख पाना इतना आसान नहीं है। और इतिहास में जब भी हम पढ़ते हैं तो कालखंड में पता होना चाहिए कि इतिहास जब करवट लेता है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो इतिहास जब करवट लेता है उस समय हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि पहले की व्यवस्थाएं क्या थी और आज की व्यवस्था क्या है। तो जब जब इतिहास करवट लेता है, परीक्षाओं के लिए प्रश्न भी बनते हैं कि अगर ऋग्वैदिक काल की चीजें लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गई हैं, तो पूछेगा ना इसकी तुलना में यहां पर क्या अंतर था, या जनपद कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महाजनपद कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में क्या अंतर थे। ये मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसमें तो कोई वो बड़ी बात है नहीं। तो ये 4 हमको यहां देखने के लिए मिले। ठीक है, और थे यहां पर, उनको मैं बता देता हूं गणराज्य, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये महाजनपद इधर करते थे,
महाजनपद 16। अब यहां हम देखेंगे कि 4 गणराज्य हमको मिल गए हैं, लिच्छवी, शाक्य, कोलिय और मौर्य। फिर एक गणराज्य था जिसको हम लोग कहते थे, वहां पर जहां पर रहते थे सारे के सारे बुली लोग, और उसको कहते थे अलकप्प, अलकप्प या आर्यकल्प। फिर एक था जहां पर लोग रहते थे कालाम, कालाम समुदाय रहता था, और उस जगह को कहते थे केसुपत। फिर एक और समुदाय था जिसको कहते थे भग्ग समुदाय, और भग्ग समुदाय जहां रहता था उसको कहते थे सुमारी गिरी। और एक और था जहां पर रहते थे मल्ल लोग, मल्ल, और मल्लों की राजधानी थी पावापुरी एक, और दूसरी थी कुशीनारा। कुशीनारा, ठीक। तो 8 और 9, और 10वें थे विदेह, और ये रहते थे मिथिला में। तो जब जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे थे तो उस समय कुछ गणराज्य किसी के भी हिस्सा ना बनकर के एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हो गए थे, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में। तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे स्वतंत्र गणराज्य के रूप में ही रहना चाहते थे, परिवर्तित नहीं होना चाहते थे, उसी फॉर्म में वो लोग बने रहे। अब जो मैं अभी बता रहा था कहानी में कि जब उसको यहां से भगाया गया सूर्यगुप्त को, तो सूर्यगुप्त उस समय मगध से निकला और मगध के पास एक छोटे से स्वतंत्र गणराज्य में जाकर के रहने लगा, और वो गणराज्य था पीपलीवन। यहां पर रहा सूर्यगुप्त, और इसने मौर्य समुदाय, मौर्य समूह की ही मुरा के साथ विवाह किया। मुरा के साथ जब मुरा के साथ विवाह किया तो कालांतर में उसे एक पुत्र पैदा हुआ। चूंकि उसका नाम सूर्यगुप्त है तो पुत्र का नाम चंद्रगुप्त रखा गया। चूंकि वो मौर्य है तो उसने वही सरनेम अपनाया, मौर्य, जो क्या पहचाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पहचाना गया। ठीक है, तो ये था घनानंद का सीन कि घनानंद ने अपने दरबार में 2 बड़ी गलतियां की। एक तो ब्राह्मणों की अवहेलना करके, दूसरा कि उसने सूर्यगुप्त को वहां से निकाल करके, क्योंकि मगध की जनता उस समय की ये तो जानती थी, मगध की जनता इस बात से अवगत थी कि मगध का असली उत्तराधिकारी जो शिशुनाग वंश का आखिरी शासक था उसका पुत्र होगा। लेकिन चूंकि उसके ही दरबार के सेवक ने गद्दी प्राप्त कर ली है अनुचित ढंग से, इसलिए महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उचित योजनाओं का सहारा लिया, और उन्हीं उचित योजनाओं के संदर्भ में यह हुआ कि उसने साम्राज्य का असीम विस्तार किया। तो उसके साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा जा सकता है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने किसी चीज को महत्व को नहीं समझा हो, जैसे उसके पुत्र ने उसके महत्व को कभी नहीं समझा, वो उस चीज को कभी समझ नहीं पाया कि किस वे में उसको ये प्राप्त हुआ है। भारत की राजनीति में जब आप 1947 या उसके बाद देखते हैं तो भारत में बहुत सारे राजनीतिक परिवार ऐसे रहे हैं कि जो मतलब कहते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो वे चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वे कभी भी उस मेहनत से कमाए गए राजनीतिक जो कद है उसको समझ नहीं पाए, और राजनीतिक कद को नहीं समझ पाए तो धीरे धीरे करके उनमें राजनीतिक कद है उनका घटता गया, और वो उस कद तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनके पूर्वज कभी पहुंचा करते थे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम कोई राजनीतिक परिचर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल मगध की राजनीतिक कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां तक आप लोग स्पष्ट हैं सारी चीजों से? ठीक है, अब कहानी का मैं आगे का हिस्सा बता देता हूं क्या होने वाला है। अब मगध का शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय। अब हम शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय करेंगे, पहले हम कहानी का सीन समझ लेते हैं। अभी इस समय क्या हो रहा है मगध में? मगध में राजा कौन है? शासक, वो है धनानंद। धनानंद, और धनानंद कैसा शासक है? अयोग्य शासक है। धनानंद अयोग्य शासक है। किसके अनुसार? उसका दरबार कैसा है? तो मगध का दरबार देख लेते हैं।
मगध का दरबार। तो मगध के दरबार में हमको क्या दिखाई देता है कि एक तो यहां दिखाई दे रहे हैं हमको सक्तार जी। ये कौन है? ब्राह्मण है। कौन से पद पर है? मगध में महामंत्री के पद पर है। दूसरे हमको वहां दिखाई देंगे जिनको कहेंगे कात्यायन। कात्यायन, और ये मंत्री के रूप में वहां पर नियुक्त है। फिर हमको दिखाई देंगे वहां पर राक्षस, और राक्षस है वहां पर सलाहकार के रूप। ठीक। और इसी राक्षस के अलावा वहां दिखाई देगा गिरिका। गिरिका, और गिरिका कौन है? वहां का जेल अधिकारी। एक सीन मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां क्या चल रहा है। ठीक। और इसी दरबार में एक व्यक्ति और हैं जो है महर्षि ऋषि चणक। ऋषि चणक जो मगध के शिक्षक हैं, वहां बच्चों को शिक्षा देते हैं, मगध के शिक्षक। तो इनका कोई भी राजनीतिक पद नहीं है, केवल एक धार्मिक शिक्षक के रूप में वो वहां पर व्याप्त है। चणक जो शिक्षक के रूप में व्याप्त है, वो इसकी नीतियों से भली भांति परिचित है। वो इसकी नीतियों से बहुत भली भांति परिचित है, और वो जानते हैं कि इसकी नीतियां हैं वो किस लेवल की हैं और कितनी कहते हैं ना उसको, निम्न स्तर की नीतियां ये बनाता है। लेकिन उसके डर के मारे, राजा के डर के मारे कोई भी उससे बोल नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे मगध में दुराचार व्यभिचार बढ़ता गया, उस प्रकार से धीरे धीरे ऋषि चणक के मन में राजा के प्रति द्वेष बढ़ता गया, राजा के प्रति आरुचि पैदा होती गई, और राजा के प्रति कहते ना उसको आक्रोश भी बढ़ता गया। और धीरे धीरे करके उन्होंने खुले में जाकर के जो बोलना शुरू कर दिया कि जो मगध का जो शासक है उसमें शासक बनने के कोई भी गुण नहीं है। उसने ये बता दिया मगध के शासक में शासक बनने के कोई गुण नहीं है। ये बात धीरे धीरे सूत्रों के अनुसार उसके पास भी पहुंचती थी। वो कौन था? मगध राजा के पास भी पहुंचते थे। तो जो राजा बैठा हुआ दरबार में, धनानंद, ठीक है, तो उसके पास भी ये जानकारी पहुंचती थी। तो उसके पास जो भी जानकारी पहुंच रही थी उसमें ये लगता था कि जब केवल एक ही है जो आपका विरोध करता है, उसका नाम है चणक। तो वो उसको नजरअंदाज करता रहा। लेकिन धीरे धीरे करके चणक की उसके प्रति जो द्वेष की भावना है वो बढ़ती गई। और कट टू द चेस ये है कि एक दिन इसने एक आदेश जारी किया और उसने कहा कि इसकी गर्दन काट दी जाए, और चणक की गर्दन काट दी गई और उसकी गर्दन को एक पेड़ पर टांग दिया गया। क्योंकि एक बड़ा सिद्धांत है कि जो दंड है वो खुले में क्यों दिया जाता है। दंड खुले में इसलिए दिया जाता है कि, और दंड भयावह इसलिए दिया जाता है कि आगे के लोगों पर भविष्य के लिए वो काम करे। तो अगर आपने दंड के सिद्धांत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दंड खुले में इसलिए दिया जाता है ताकि वह आने वाले किसी अपराध को होने से रोक सके। दंड का उद्देश्य, अपराधी को दंड देने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वह आगामी अपराध से हमको हमारी रक्षा कर सके। ठीक है। तो उसने जब दंड दिया तो बाकी के जो लोग उसका विरोध करने की सोच रहे थे, चाहे वो सक्तार जी हो, चाहे कात्यायन जी हो, चाहे दो ही लोग थे, ये तो कभी भी उसका विरोध नहीं करते थे, ये सदैव उसके साथ रहते थे। राक्षस उसका सलाहकार ही था ये तो। अंततः चणक ऋषि की हत्या कर दी गई, और चणक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है। अब ये विष्णुगुप्त उस समय छोटा है, 9-10 साल का है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है? ठीक है, ब्राह्मण का पुत्र है, उसके अंदर भी आक्रोश था कि पिता की हत्या का बदला ले। लेकिन चूंकि कात्यायन ने और सक्तार जी ने उसको समझाया तुम धनानंद से कोई भी इस समय लड़ने में सक्षम नहीं है, धनानंद से कोई भी लड़ने में सक्षम नहीं है। इसी को देखते हुए ये समझ में आया कि विष्णुगुप्त जो आगे चल के चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से, धर्मिल के नाम से, पक्षिल स्वामी के नाम से और वात्स्यायन के नाम से 6 नामों से पहचाना गया। वो किस प्रकार से एक व्यक्ति से इस रूप में टर्न होता है, वही हमारी कहानी का सार है कि हम महान साम्राज्य तक पहुंचने वाले हैं। अभी हम राज्य को धीरे धीरे करके महान साम्राज्य की ओर लेके चल रहे हैं, मगध को।
ठीक है। तो यहां हम ये देखेंगे कि जो विष्णुगुप्त है, उस विष्णुगुप्त ने अगले कुछ दिनों में इनकी कात्यायन जी की मदद से अपने पिता की मुंडी को प्राप्त कर उनका अंतिम संस्कार किया और ये प्रण लिया कि मैं एक दिन धनानंद के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। ये उसने निश्चय किया, लेकिन कैसे किया उसने, यही हमारी कहानी का सार है जो आगे आपको समझ में आएगा। अब हुआ ये कि जो विष्णुगुप्त है, छोटा सा बच्चा है, उसे कात्यायन जी ने कुछ पैसे दिए, कुछ मुद्राएं दी, कुछ मुद्राएं दे करके और एक पत्र दे करके पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया। और लगभग 8 माह की यात्रा के बाद ये बालक पहुंचा उस जगह पर जो उस समय सबसे अधिक प्रसिद्धि मानी जाती थी, किसके लिए, अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो वहां पहुंचता है ये बालक कुछ मुद्राओं के साथ और कुछ एक चिट्ठी के साथ। तो जैसे ही विष्णुगुप्त पहुंचता है, अब तक्षशिला, तक्षशिला, क्या तो सुंदर नजारा था तक्षशिला का जो वर्णन किया गया है। दीपक चोपड़ा ने उसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है, अश्विन जी ने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है। क्या तो नजारा था, बड़ी बड़ी शिलाएं तराश करके लगाई गई थी, है ना। द सिटी ऑफ कटिंग स्टोन, सिटी ऑफ कट स्टोन इज कॉल्ड तक्षशिला, यानी तराशे गए शिलाओं का शहर था तक्षशिला। बड़ा भव्य शहर था। वहां एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी, उसका उद्देश्य था कि जितने भी पॉलिटिकल बड़े बड़े घराने थे उनके राजकुमारों को शिक्षा देना। और उस समय उसका जो प्रशासन है, प्रबंधन है, या उसके डीन कह लीजिए, वो थे पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष बड़ा बहुत विद्वान व्यक्ति थे, एचओडी है वहां पर डिपार्टमेंट के। ठीक है, वो सब कुछ एडमिशन देखते हैं और वहां के सबसे अच्छे योग के शिक्षक हैं जिनका नाम है दंडिन जी, योगा के गुरु हैं वहां पर। तो ये दो लोग अपने काम में बहुत माहिर थे। दंडिन के बारे में ये कहा जाता है कि वो 10 घंटे पानी में बिना श्वास के योग साधना में पड़े रहते थे। और पुंडरीकाक्ष तो वही शब्दों के ज्ञानी थे और वे चूंकि एचओडी थे, सारा एडमिशन वगैरह वही देखते थे। तो ऐसा कहते हैं कि तक्षशिला के द्वार पर बैठे हुए उस छोटे से फटे हुए कपड़ों में बैठे हुए एक बालक को द्वारपाल ने कहा कि यहां पर क्यों आए हो। तो उसने कहा कि मुझे पुंडरीकाक्ष जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा पुंडरीक सुबह का समय है, पुंडरीकाक्ष जी वहां पर अभी अपने ध्यान में मग्न होंगे। लेकिन उसने बार बार जब उनसे कहा कि मुझे उन्हीं से मिलना है, तो उस बालक को ले जा करके पुंडरीकाक्ष के समक्ष बैठा दिया गया। पुंडरीकाक्ष ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। सर्दियों का समय है कहानी के अनुसार, और लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बालक को सामने बैठे देखा जिसके कपड़े लगभग फट चुके थे, क्योंकि 8 महीने की यात्रा करके आया है वो बहुत कष्टों से पहुंचा है। जब भी समय होगा तो उसकी यात्रा में क्या क्या हुआ हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि वो एक सुनने का विषय है, लिखने का विषय नहीं है, केवल सुनने का विषय है। अब यहां से उसकी योग्यता कैसे हम आंकेंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उस बालक से उन्होंने पूछा क्या है, तो उस बालक ने बिना कुछ कहे वो कुछ बचे हुई मुद्राओं की थैली और कुछ वो चिट्ठी उसके हाथ में सौंप दी। चिट्ठी जब उन्होंने पढ़ी पुंडरीकाक्ष जी ने, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो बालक आपके सामने मैंने भेजा है ये कोई और नहीं, मगध के महान शिक्षक चणक का पुत्र है और ये उस विद्यालय में आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहता है। चूंकि वो राजा महाराजाओं के लिए बना हुआ विश्वविद्यालय है तो उसमें आमजन आसानी से नहीं पढ़ लिख सकते थे, आमजन के लिए था ही नहीं वो, क्योंकि उसका खर्चा बहुत होता था। तो पुंडरीकाक्ष ने जब पूरी चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ मुद्राएं भेजी हैं, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब कात्यायन जी ने इनको पुंडरीकाक्ष को अपने बचपन के दिन याद आए जब वो यहाँ पर पढ़ते थे तक्षशिला में। तो कात्यायन जी जो मगध में अभी नौकरी कर रहे थे, उनके पिताजी इनका खर्चा उठाते थे, तो उनको लगा कि अब मुझे अपने दोस्त का ऋण चुकाने का समय आ गया है, तो इस बच्चे के खाने पीने रहने का प्रबंध मुझे ही करना पड़ेगा। तो पुंडरीकाक्ष ने कहा कि कल सुबह तुम्हारा इसमें प्रवेश हो जाएगा। और प्रवेश अधिकारी जब तक्षक को बुलाया गया, हाँ एक नाम और लिख लीजिए, तक्षक, तक्षक ये प्रवेश अधिकारी है, एडमिशन इंचार्ज है। तो जो तक्षक को बुलाया गया, तक्षक ने उससे सवाल जवाब किए बालक से, और बहुत सारे सवाल जवाब किए, और सवाल जवाब के बाद ये निष्कर्ष निकाला उसने,
और जब पूछा पुंडरीकाक्ष ने तक्षक से कि तक्षक जी क्या इस बालक को यहाँ पर एडमिशन देने के लायक है ये बालक, तो उन्होंने कहा कि शायद ही इस बालक को तक्षशिला की शिक्षा की आवश्यकता है। ये अपने आप में इतना दीक्षित है, पहले से ही इतना पढ़ा लिखा है, इतना संस्कारमय है कि इसको तक्षशिला की शिक्षा की आवश्यकता शायद ही होगी। उसने कहा नहीं, इसको शिक्षा की आवश्यकता तो होगी, अभी इसको अपने जीवन में और कुछ करना है तो इसकी शिक्षा हम उसको प्रॉपरली करवाएंगे और उसका एडमिशन संपन्न होता है। एडमिशन संपन्न होता है तो उस समय एक सीन क्रिएट होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, कट टू द चेज करके बता रहा हूं। ये बालक ऐसा था जो बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसका एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ, उसके पास न कुछ पहनने के लिए रेशमी वस्त्र होते थे, ना ही बहुत अच्छी सामग्री होती थी, ना ही बहुत धन था। और ऑन द कंट्रेरी मैंने कहा कि वहां जितने भी राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे उन सबके पास तो सर्वेंट्स थे, उनके पास रेशमी वस्त्र थे, पहनने के लिए सब कुछ था। अंततः यह हुआ कि जब उस बालक को, उन सारे छात्रों को ये दंडन जो हैं वो लेके जाते थे, दंडन कहां पर, नदी के किनारे, कुब्रा नदी के किनारे वो लेके जाते थे और वहां सबको प्राणायाम सिखाते थे। और जब योग और प्राणायाम कराते थे तो सबके पास रेशमी गलीचे होते थे, बिछा करके वो लोग बैठते थे। लेकिन इस बालक के पास ऐसे रेशमी गलीचे नहीं थे। और अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से समझी होगी तो वहां पर एक घास पाई जाती है, सेरिवस घास उसको कहते हैं, ग्रास है, और हिंदी में उसको कहते हैं कि वो कुश घास है, कुश। वो बहुत हार्ड होती है, चुभती है, उस पर आसानी से नहीं बैठा जा सकता है। तो उस बालक को लेटने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहां पर प्राणायाम करने में या कोई भी और क्रिया करने में उसको बड़ी दिक्कत होती थी बालक को। तो एक, और वो जितने भी, देखने में बहुत कुरूप था, जो विष्णुगुप्त था वो देखने में बहुत कुरूप था, अपने पिता के जैसा ही था। उसके कुछ दांत हैं, चेचक के स्पॉट थे उसके, स्मॉल पॉक्स के, तो वो था उसके पास, तो वो देखने में बहुत सुंदर नहीं था। तो राजा महाराजा के जो बच्चे हैं वो उससे बहुत नफरत करते थे और अपने झुंड में रहते थे, उससे बहुत दूर रहते थे। अचानक उन्होंने देखा, अब देखिए इसमें शब्दों का क्या होता है। एक दिन वो बालक अपने सर पर एक काला सा मटका लेके गया और उस मटके में सफेद रंग का पदार्थ लेके गया। ये स्टोरी आपको कई जगहों पर मिल जाएगी, कई लोगों ने इसको यूज किया है, अश्विन जी ने इसको यूज किया है, दीपक जी ने इसको यूज किया है, कई जगहों ने इसको यूज किया है। तो जब वो उस मटके को लेके जाता है और उस मटके को उस घास के ऊपर, उसमें जो पदार्थ था उसको छिड़क देता है, तो जो साथ के उसके मित्र थे, जो उसके साथ पढ़ते थे, राजकुमार थे, वो अप्रत्यक्ष में उससे कहते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए, कि जब दुश्मन, ये अच्छा सिद्धांत है वैसे, वो कहते हैं कि ये अच्छा सिद्धांत है विष्णुगुप्त का कि जब हम दुश्मन को नहीं मार सकते तो हमें दुश्मन को दूध पिला देना चाहिए ताकि दुश्मन ही ताकतवर होकर हमको मार दे। उनका कहने का मतलब था तुम घास नहीं छील पा रहे हो, घास नहीं हटा पा रहे हो, तो तुम घास को और ताकतवर कर रहे हो। तो वो उसको बड़े, उसको कहते हैं ना, उसको रेडिकुलस वे में उसको परेशान कर रहे थे, टीज कर रहे थे। वो कुछ नहीं बोला, विष्णुगुप्त कुछ नहीं बोला। अगले दिन समझ में आया कि वहां पर बहुत सारी चींटियां आई, क्योंकि उसमें दूध नहीं था, उसमें मट्ठा यानी छाछ था और उसमें खंडा पड़ा हुआ था यानी चीनी पड़ी हुई थी। तो वहां इतनी चींटियां हो गई कि चींटियां जो थी, और उन चींटियों ने उस घास को खत्म कर दिया, क्योंकि जहां चींटियां रहती है वहां घास नहीं हो सकती। वो चींटियां उनके एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, वो घास में जहां चींटियां होंगी वहां घास हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने उस घास को खत्म कर दिया। तो जैसी घास खत्म हुई तो उन बच्चों के मन में बड़ी उत्सुकता आई। उन्होंने उससे पूछा कि विष्णुगुप्त ये क्या था। तो विष्णुगुप्त ने कहा कि उसमें दूध नहीं था, उसमें खंडा था और मट्ठा था, उससे चींटियां पैदा हुई और चींटियों ने उस घास को खत्म कर दिया। तक्षशिला का वो कुब्रा नदी का किनारा जहां दंडन उनको उसकी शिक्षा दे रहे थे, वहां आचार्य चाणक्य, मतलब तब तो वो आचार्य नहीं थे, वहां एक छोटा सा बालक विष्णुगुप्त अपने ही साथियों से ये कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वो अपने साथियों से कहता है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा ही मित्र होता है, शत्रु का शत्रु हमेशा ही मित्र होता है। ये विष्णुगुप्त के जीवन का पहला सिद्धांत है, विष्णुगुप्त के जीवन का पहला सिद्धांत है जो उसने तक्षशिला में दिया और कहा। और तक्षशिला में उसने ये सिद्धांत दिया तो वो सारे बालक बड़े उत्सुक हुए और उन्होंने उससे मित्रता कर ली और विष्णुगुप्त के वो मित्र हो गए। लेकिन अगले दिन जब विष्णुगुप्त फिर दोबारा से वो खांडा और वो मटका लेके गया तो उन्होंने इस बार बड़ी उत्सुकता से पूछा, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, कि घास तो खत्म हो चुकी, अब क्या है। तब उसने कहा कि शत्रु को अंतिम सांस तक नष्ट करना चाहिए और ऋण को अंतिम पण तक चुकाना चाहिए। पण मतलब मुद्रा होती थी उस समय की,
पण मुद्रा होती थी तो वो कहता था कि अगर आपके पास ऋण है, कर्ज है, तो उस अंतिम पैसे तक यानी अंतिम मुद्रा तक चुकाइए उसको, और शत्रु को अंतिम सांस तक मारिए। उसके जो दूसरा जो सिद्धांत दिया है उसने कि उसके बाद आचार्य, वो छोटा सा बालक विष्णुगुप्त है, वो इतना बड़ा मेंटोर बना है, कैसे बना है, उसने क्या क्या किया है, यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। ये अकेले बालक विष्णुगुप्त की कहानी नहीं है, ये कहानी उसकी है कि ये एक मगध को अब एक महान साम्राज्य में तब्दील करने वाला है। ये बालक थोड़ा सा बड़ा होकर के उस पूरे के पूरे उस सामान्य से राज्य को एक महान साम्राज्य में तब्दील करने वाला है। और ये वही समय है जब कुछ ही समय बाद अभी सिकंदर पहुंचने वाला है 326 बीसी में पश्चिमी सीमा पर भारत की। ठीक है, तो सिकंदर वहां पहुंचने वाला है, कौन कौन से सीन वहां क्रिएट होंगे, इन सबको हम कहानी के दूसरे भाग में समझेंगे। आई होप कि आपको कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैं इसको कल इस कहानी को पूरा करता हूं, हम देखेंगे उसका शेष भाग है कि मगध एक महान साम्राज्य के रूप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे कहानी में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए।